हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने पॉलिटी से रिलेटेड कई टॉपिक्स पर यहाँ डिस्कस किया हुआ है। मोस्टली हमने यहाँ आर्टिकल नंबर 78 तक यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 78, 77, 76 ये किससे रिलेटेड है और किस यहाँ पर पोस्ट से वो डील करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कवर किया है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 79। तो आर्टिकल 79 से 88 तक यहाँ पर पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में कि पार्लियामेंट में किस तरीके से यहाँ काउंसिल्स का अपॉइंटमेंट होता है, किस तरीके से पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से डिसॉल्व होती है ये, कौन कौन से अलग तरह के सत्र होते हैं, यानी कि यहाँ 3 तरह के सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में। तो इन सभी के बारे में हमें आर्टिकल 79 और 88 बताता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। हमारे संविधान के पार्ट 5 में यूनियन के बारे में बताया गया है और इसी के चैप्टर फर्स्ट में क्या बताया गया था, द एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव में आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। लेकिन चैप्टर 2 जो है पार्ट 5 का, वो है पार्लियामेंट। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। पार्लियामेंट में यहाँ पे सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दूसरी बात, पार्लियामेंट में क्या होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा, यानी कि एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। नॉर्मली यहाँ पर पार्लियामेंट में 3 सेशन यानी कि 3 सत्र होते हैं एक साल में। पहला होता है बजट सेशन जो कि फरवरी से मई तक होता है। सेकेंड होता है मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से अगस्त तक होता है और थर्ड होता है विंटर सेशन जो कि नवंबर से दिसंबर तक होता है। इन सभी के बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 क्या है पार्ट 5 का, पार्लियामेंट, जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 79। तो आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट से संबंधित हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। तो देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ पर पार्लियामेंट में जो कि यूनियन पार्लियामेंट कहलाती है, तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, पहले प्रेसिडेंट्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट का एक हिस्सा होते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलकर बनी हुई है, उसे पार्लियामेंट कहते हैं। वहां पर 2 हाउस कौन कौन से होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके अलावा यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि उस सदन के लोग। आर्टिकल नंबर 80 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर आर्टिकल 80 यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके से यहाँ बनाए जाते हैं उनके बारे में बताता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमने यहाँ आर्टिकल कवर किए हैं, पर यहाँ पर इसलिए इनकी कंपोजिशन बताई गई है आर्टिकल 80 में क्योंकि ये पार्लियामेंट से संबंधित है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है। तो 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड, मतलब हमने यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन किस तरीके से इनका कंपोजिशन होता है ये हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये हमें आर्टिकल 80 बताता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, तो 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज 3। 12 मेंबर्स जो है यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। Not more than 238 representative of the states and of the union territory, यानी कि 238 रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से नहीं लिए जा सकते। The allocation of seats in the council of states to be filled by the representatives of the state and of the union territories shall be in accordance with the provision in that behalf contained in the fourth schedule। यानी कि यहाँ पर किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ सीट्स कैसे अलोकेट की जाती हैं, यहाँ सीट्स इस आधार पर अलोकेट की जाती हैं कि यहाँ पर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें लिया जाता है। और इसके बारे में मेनली 4th शेड्यूल में हमें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन मिलता है।
द मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए क्या था कि कम से कम 12 मेंबर्स जो हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो shall consist of person having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely literature, science, art and social service। तो ये जो 12 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं उनकी भी कुछ कंडीशन होती है कि उन्हें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस से रिलेटेड। The representative of each state in the Council of State shall be elected members of the Legislative Assembly। हर राज्य से जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नॉमिनेट किए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए, वो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली, उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर यहाँ चलता है। The representatives of the union territory in the council of state shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe। ये तो स्टेट ऑफ द मेंबर्स का होगा कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, लेकिन यूनियन टेरिटरी के लिए क्या प्रावधान है? तो यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ पर जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए लोग चुने जाते हैं, वो यहाँ पर पार्लियामेंट में अलग ही लॉ यहाँ प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि यहाँ तो 80 तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंपोजिशन के बारे में बात करता है, पर आर्टिकल 81 क्या कहता है कि यहाँ पर जो हाउस ऑफ द पीपल्स है उन्हें किस तरीके से यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर उनको इस सदन का सदस्य बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 331 द हाउस ऑफ द पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर भी क्लॉज है, ये क्लॉज ए बी ये क्लॉज है। ये क्लॉज क्या होते हैं कि ये कुछ परमानेंट कंडीशन होती है क्लॉज कि यहाँ पर ये तो होना ही है। तो यहाँ पर आर्टिकल 331 भी यहाँ बताता है इसके बारे में, हाउस ऑफ द पीपल के बारे में। तो नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर 530 मेंबर्स से ज्यादा चूज नहीं कर सकते डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर स्टेट से। Not more than 20 members to represent the union territories chosen in such a manner as parliament may by law provide। यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया उस हिसाब से यहाँ हाउस ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 20 मेंबर से ज्यादा यूनियन टेरिटरीज से नहीं चुने जा सकते और स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से 530 मेंबर से ज्यादा नहीं चुन सकते। फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, यानी क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज ए है उसके हिसाब से there shall be allotted to each state a number of seats in the House of the People in such a manner that the relation between that number and the population of the state is so far as practicable and the same for all the states। यानी यहाँ पर एक प्रपोर्शन फिट करते हैं वो लोग कि हर एक स्टेट को कुछ सीट्स अलॉट की जाती हैं। अब वो सीट्स किस लिए अलॉट की जाती है? ताकि वो उस हाउस ऑफ द पीपल्स के लिए यहाँ पर सीट्स अलॉट की जाती है हर राज्य को, और उससे ज्यादा सीट्स से मेंबर उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। जितनी सीट्स है उतने ही मेंबर्स अलॉट करने होते हैं। ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर राज्य को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजित कर दिया जाता है। जिस तरीके से जो पॉपुलेशन का रेशियो है और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं अलॉट करने के, उनका जो रेशियो है वो एक साइमल्टेनियसली कह सकते हैं उसको निर्धारित हो सके। तो उस तरीके से जितनी पॉपुलेशन उस स्टेट में है उस हिसाब से वहाँ नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर राज्य में बराबर नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर राज्य की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की जाती हैं। Provided that the provision of subclause A of this clause shall not be applicable for the purpose of allotment of seats in the House of the People to any state so long as the population of that state does not exceed 6 million। यानी यहाँ पर जो भी इस क्लॉज में कहा गया है कि अलग अलग सीट्स प्रोवाइड किए जाती हैं, तो ये तभी जबकि जो पॉपुलेशन है किसी भी राज्य की वो 6 मिलियन से ज्यादा ना हो। 6 मिलियन से अगर ज्यादा है तो फिर ये जो क्लॉज है ये एप्लीकेबल वहां पर नहीं होगा। In this article, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figure have been published। अब यहाँ पॉपुलेशन किस आधार पे ली जाती है? तो उस आधार पे ली जाती है कि यहाँ पर
पिछली जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से राज्य की कितनी पॉपुलेशन है। Provided that the reference in this clause to the last preceding census of which the relevant figure have been published shall until the relevant figure for the first census taken after the year 2000 have been published be constructed as a reference to the 1971 census। यानी कि 1971 की सेंसस को ध्यान में रखते हुए जो करंट सेंसस हुई होती है उसके हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन मानी जाती है। पर यहाँ पर मुश्किल ये है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है उनका फेरबदल हो, क्योंकि जो पुरानी सेंसस है उसके हिसाब से यहाँ पर हर राज्य को अपनी अपनी नंबर ऑफ सीट्स अलॉट कर दी गई है और वो निर्धारित सीट्स हैं, उनसे कम या ज्यादा गवर्नमेंट नहीं करती। आर्टिकल 82 आता है उसके बाद। आर्टिकल 82 क्या कहता है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ई सेंसस, यानी कि अब वही बात की नंबर ऑफ सीट्स में चेंजेस आता है कि नहीं, तो वो क्वेश्चन का आंसर हमें इस आर्टिकल में मिलता है कि यहाँ पर अगर दोबारा से किसी जगह जनगणना हुई होती है तो यहाँ पर उस जनगणना के हिसाब से जो नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं उसका रीएडजस्टमेंट किया जाता है। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ई सेंसस the allocation of seats in the House of the Peoples to the state and the division of each state in the territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such a manner as Parliament may by law determine। यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों के हिसाब से अगर किसी राज्य में दोबारा से सेंसस हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो है हर राज्य में या फिर जो वहाँ पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से विभाजित किया गया उसको रीएडजस्ट किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए पहले की सेंसस के कंपैरिजन में आज की सेंसस में पॉपुलेशन ज्यादा या कम निकलती है तो उससे जो नंबर ऑफ सीट्स है उनमें भी रीएडजस्टमेंट किया जाता है, उन्हें भी कम या ज्यादा करा जा सकता है। Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of then existing House। ये जो रीएडजस्टमेंट है वो हाउस ऑफ द पीपल को अफेक्ट नहीं करता, मतलब जो पहले से अलॉट है वहाँ उन्हें वो अफेक्ट नहीं करता जब तक कि वो डिसॉल्व नहीं हो जाती। Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may by order specify and until such readjustment take effect। यानी कि जब तक यहाँ प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं होता तब तक ये रीएडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता और इसे इफेक्ट में नहीं लाया जा सकता। ये आर्टिकल 82 में बताता है कि यहाँ पर जो सीट्स है उनका रीएडजस्टमेंट भी हो सकता है। आर्टिकल 83 क्या कहता है? तो आर्टिकल 83 कहता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट हाउस होता है उसका समय काल, टेन्योर कितना होता है, ड्यूरेशन कितना होता है। तो द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन but as nearly as possible one third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provision made in that behalf by parliament law। यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो कब तक डिसॉल्व नहीं होती है। काउंसिल ऑफ स्टेट कब डिसॉल्व होगी? वो तभी डिसॉल्व होगी जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चेंज किया जाएगा या फिर उनके जो मेंबर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो वन थर्ड जो है वो रिटायर हो जाएंगे, तभी यहाँ पर वो डिसॉल्व होगी। द हाउस ऑफ द पीपल्स अनलेस सूनर डिसॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर। अदरवाइज जो हाउस ऑफ द पीपल्स है वो अगले 5 साल तक यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ही उन्हें यहाँ पर दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या हाउस ऑफ द पीपल्स को यहाँ पर अपॉइंट करना होगा। तो इससे संबंधित भी प्रावधान है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रावधान और है कि वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट। अगर किसी कारण से यहाँ पर इमरजेंसी देश में लगी हुई है तो यहाँ पर फिर से जो इनका कार्यकाल है वो थोड़े समय के लिए बढ़ा दिया जाता है, not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। इमरजेंसी के केस में ही सिर्फ ऐसा होता है कि कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। इसके बाद आर्टिकल 84 क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है ताकि आप उस सीट को फुलफिल कर सके। तो सबसे पहले कि आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरी बात यह कि before some persons authorized in that behalf by the elections commission on oath or affirmation according to the form set for the purpose in the third schedule। यहाँ पर जो ओथ लेते हैं यहाँ के मेंबर्स उससे संबंधित है थर्ड शेड्यूल में बताया गया। इज इन द केस ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, यानी कि आपको काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए कम से कम 30 ईयर का होना जरूरी है, उससे कम का नहीं। In the case of seat in the House of the Peoples, not less than 25 years।
यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने के लिए आपको 30 ईयर से होना चाहिए और हाउस ऑफ द पीपल होने के लिए कम से कम 25 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए. Possess such other qualification as may be prescribed in that behalf under any law made by parliament. यानी कि ये जो क्वालिफिकेशन है ये जरूरी होनी चाहिए एक पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने के लिए. ये जो सभी कुछ है ये हमारे कानून के हिसाब से भी तय किया गया है. तो यहाँ पर हमने आर्टिकल नंबर 84 तक डिस्कस किया हुआ है. पार्लियामेंट से रिलेटेड बाकी आर्टिकल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलेगी. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर